नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी इस क्लास में। आज की वीडियो का टॉपिक है अल्टरनेटर का वर्गीकरण। देखो, पहला है इसमें जो आधार है वर्गीकरण का, वो है घूमने वाले भाग के आधार पे। घूमने वाले भाग के आधार पे कौन सा भाग घूमता है उसके आधार पे। इसमें जो पहला है रोटेटिंग आर्मेचर। रोटेटिंग आर्मेचर यानी इसमें क्या होता है, आर्मेचर घूमता है जैसे डीसी जनरेटर की तरह। इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग तो स्थिर रहती है, फील्ड वाइंडिंग स्थिर रहती है इसमें। और घूमने वाला भाग कौन सा होता है, रोटेटिंग भाग जो कौन होता है वो कौन होता है, और आर्मेचर घूर्णन करता है। शाफ्ट पे इसको लगाया जाता है, आर्मेचर जो वाइंडिंग हो वो घूमती है। आर्मेचर वाइंडिंग घूर्णन करती है, घूर्णन करती है रोटेटिंग आर्मेचर में। नाम से पता चला रोटेटिंग आर्मेचर। इसमें क्या होता है, जो डीसी जनरेटर की तरह होता है, ये डीसी जनरेटर की तरह होता है, डीसी जनरेटर की तरह। ये जो होते हैं कम क्षमता के होते हैं, कम केवीए रेटिंग के, ये कम केवीए रेटिंग के होते हैं। ठीक, दूसरे प्रकार के हैं इसमें रोटेटिंग फील्ड। ठीक है, जो ज्यादातर जो अल्टरनेटर होते हैं ये होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिसमें ईएमएफ पैदा होता है वो वाला भाग स्थिर होता है। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो स्टेटर होता है, स्टेटर की वाला भाग होता है, रुका हुआ भाग, ये घूमता नहीं है। और फील्ड वाइंडिंग इसमें घूर्णन करती है, फील्ड वाइंडिंग घूर्णन करती है इसमें। ये अधिक केवीए क्षमता के होते हैं, ये अधिक केवीए क्षमता के होते हैं ये। ठीक है, और ज्यादातर यही उपयोग होते हैं, ज्यादातर उपयोग ज्यादातर इसी प्रकार के अल्टरनेटर होते हैं। ठीक, दूसरा इनका जो आधार है वो है फेज की संख्या के आधार पे, फेजों की संख्या के आधार पे। इसमें जो पहला जो प्रकार है सिंगल फेज, सिंगल फेज, सिंगल फेज। ये जो अल्टरनेटर होते हैं, अल्टरनेटर क्या करते हैं, सिंगल फेज विद्युत सप्लाई देते हैं। ये सिंगल फेज विद्युत सप्लाई देते हैं, एसी वाली अल्टरनेटर एसी देंगे। इसमें आपका एक फेज होगा और एक न्यूट्रल होगा। ये दूसरा इसमें प्रकार है थ्री फेज। थ्री फेज ये क्या होती है, इसमें थ्री फेज विद्युत सप्लाई मिलती है, थ्री फेज विद्युत सप्लाई मिलती है। ठीक है, और जो आपका जो इंडस्ट्रीज जो पूरा जो लोड है, जो औद्योगिक लोड है, औद्योगिक लोड वो इसी पे चलता है, थ्री फेज लोड। ठीक, अब देखो इसके अलावा इसमें जो रोटेटिंग जो फील्ड वाला जो होता है ना, ये 33 केवी रेंज तक बना सकता है, ये 650 वोल्ट तक बना सकता है ये। ठीक है, ये जो हाईएस्ट जो रेंज होती है जनरेटिंग की, उस तक जो अल्टरनेटर होते हैं ये वाले होते हैं। और इनकी जो आरपीएम जो होती है, इनका जो आरपीएम, इनका जो आरपीएम है वो अधिक होता है और इनका आरपीएम कम होता है, आरपीएम कम होता है, इनका आरपीएम कम। ठीक है, आप इसका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे दूसरा तीसरा वाला वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला वर्गीकरण है उत्तेजना प्रणाली के आधार पे। तीसरा जो प्रकार है वो है उत्तेजना प्रणाली के आधार पे। इसका जो पहला जो प्रकार है वो है स्व उत्तेजित
स्वयं से पता चल रहा है खुद ही। यानी इसमें क्या होता है, इसमें अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, जो आपकी शाफ्ट होती है जिसमें फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है, शाफ्ट पे फील्ड वाइंडिंग जो रोटेटिंग प्रकार की होगी, रोटेटिंग, उसके साथ इसमें क्या करते हैं, जो आपका डीसी जनरेटर भी साथ में कपल करते हैं। डीसी जनरेटर में आपका शंट या कंपाउंड हो सकता है, वो शंट या कंपाउंड, ये जनरेटर भी साथ में। तो ये क्या करता है, एक्साइटर के रूप में काम करता है, ये एक्साइटर। और ये एक्साइटर आपका सेल्फ रिंग के द्वारा फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई दे देता है। ये इस पे सेल्फ रिंग जो लगी होती है, सेल्फ रिंग के द्वारा ही कहीं का वही सप्लाई देता है। यानी कि एक ही शाफ्ट पे होता है ये जनरेटर और फील्ड वाइंडिंग, वो से उत्तेजित। यानी जो फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजना के लिए डीसी सप्लाई चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी, जो डीसी जनरेटर है, जो एक्साइटर है, उसी के द्वारा मिल जाएगी इसमें सप्लाई, वो से उत्तेजित जनरेटर कहलाते हैं। दूसरे प्रकार के होते हैं पृथक उत्तेजित। पृथक उत्तेजित, इसमें क्या होता है, अलग से उत्तेजित करना पड़ता है। यानी जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है, फील्ड वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए फील्ड वाइंडिंग को बाहरी स्रोत में क्या होता है, आपका अलग से जनरेटर हो सकता है, अलग जनरेटर हो सकता है, और उसके अलावा बैटरी हो सकती है। बैटरी, इसके द्वारा अपन अलग से सप्लाई देते हैं फील्ड वाइंडिंग को, वो पृथक उत्तेजित में आते हैं। अगले प्रकार का होता है प्राइम मूवर के आधार पे। प्राइम मूवर के आधार पे, प्राइम मूवर के आधार का मतलब होता है जो यांत्रिक ऊर्जा अपने को मिलती है, अल्टरनेटर को जो मिलती है यांत्रिक ऊर्जा, वो किस आधार पे मिलती है, यांत्रिक ऊर्जा के आधार पे। यानी आप जो प्राइम मूवर है उसको कैसे घुमाओगे, इसमें जो पहला है वह जल टरबाइन। इसमें क्या होता है, नदी पे बड़े बड़े बांध बना देते हैं, बांध नदी पे या नहर पे, उन बांध पे सकरे रास्ते से फिर इसके टरबाइन पे इस पानी को गिराया जाता है, जिससे वो टरबाइन चलता है, और फिर आपका जो अल्टरनेटर है वो ईएमएफ जनरेट करता है। ये इसमें क्या होता है, बांध बनाया जाता है किस पे, नदी या नहर पे बांध बना के, फिर सकरे मार्ग से मतलब उस पानी को फ्लो करके टरबाइन पे गिराया जाता है, वो तरीका होता है जल टरबाइन के द्वारा। दूसरा होता है इसमें स्टीम वाला, भाप से वाष्प टरबाइन। इसमें क्या करा जाता है, जो D2 होता है, बाहरी जो पानी होता है, बाहरी पानी को क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है कोयले से, गैस से या परमाणु से। परमाणु जो होता है, परमाणु विखंडन से, एटम वाले जो होते हैं परमाणु विखंडन, यूरेनियम 235, उस परमाणु विखंडन से क्या करा जाता है, पानी को गर्म करा जाता है, फिर वो स्टीम के रूप में कन्वर्ट होता है, फिर उसको सक्रिय रास्ते से टरबाइन को चलाया जाता है, वो वाष्प टरबाइन वाले होते हैं। इसमें जो तीसरा जो प्रकार होता है वो आपका जो इंजन होते हैं, आईसी जो इंजन होते हैं, आईसी जो इंटरनल कंबशन इंजन जो होते हैं, जो डीजल पेट्रोल इनसे जो चलने वाले जो इंजन होते हैं, उन इंजनों से क्या करा जाता है, प्राइम मूवर को घुमाया जाता है। और इसमें क्या होता है, कपलिंग होती है। इसमें जो शाफ्ट से जो कपलिंग जुड़ा होता है जनरेटर, कपलिंग से अल्टरनेटर कपलिंग से अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ये तो थे आपकी इसके वर्गीकरण। ठीक है, आप इनका एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद चलेंगे अपन आगे। ठीक है, ले लो आप स्क्रीनशॉट। अब देखिए इसमें कुछ इक्वेशन बनती है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसका पढ़ते हैं हम। तो पहला होता है जो इसमें जो ईएमएफ जो जनरेट होती है उसका मान क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं। जो ईएमएफ जनरेटर में जो ये देखो,
अल्टरनेटर की ईएमएफ समीकरण। ठीक है, ये क्या होती है, ईएमएफ कितनी जनरेट करेगा वो, उसकी जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है, एक तो आपकी जो जो एक साइकिल जो पूरी होती है जैसे कि उसमें 4 बार मान बदलता है। कैसे, एक बार जीरो रहता है, फिर इन्फिनिटी पे जाता है, फिर जीरो आता है, फिर आपका इन्फिनिटी, फिर जीरो। तो देखो 1 2 3 4 बार आपका मान बदलता है, तो वो 4 मल्टीप्लाई 1.11, ये क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है। ये फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर किसको बोलते हैं, रूप गुणक, रूप गुणक गुणक। ये क्या होता है, जो आपका आरएमएस मान होता है, आरएमएस मान और औसत मान का अनुपात होता है, यानी कि 0.707 0.637 का जो रेशियो मिलता है 1.1 मिलता है। ठीक है, तो ये चीज आ गया समझ में। इसके अलावा इसको गुणा करेंगे अपन फाई चुंबकीय फ्लक्स से, टी आर्मेचर की चालकों की संख्या से, और एफ फ्रीक्वेंसी से। उसके अलावा इसमें केपी केडी, केपी केडी, ये केपी केडी क्या होता है, ये होता है आपके, ये दोनों मिला के इनको तो बोलते हैं वाइंडिंग फैक्टर। वाइंडिंग फैक्टर मैं यहां अलग लिख देता हूं ये क्या क्या चीज। तो ये समीकरण क्या बन जाएगी, ई बराबर बन जाएगी 4.44 5 एफ टी के पी के डी। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। तो इसमें जो फाई है ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। ये एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एफ फ्रीक्वेंसी है। टी क्या है, प्रति कुंडली चालकों की संख्या है, ये प्रति कुंडली चालकों की संख्या। और केपी क्या है, पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर। केडी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है। अब देखो इसके अलावा इन दोनों को मिला के वाइंडिंग फैक्टर बोलते हैं, वाइंडिंग फैक्टर। तो एग्जाम में ये समीकरण पूछी जाती है, तो ये किस प्रकार से आती है, जो अल्टरनेटर में ईएमएफ क्या जनरेट होगा उसको निकालने की समीकरण होती है ये। ठीक, अब देखो इसमें होता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, इसी से फ्रीक्वेंसी एफ बराबर जो होती है फ्रीक्वेंसी Pn बटा 120, ये फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी। इससे इसका मतलब क्या है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी पोलों की संख्या के समानुपाती होती है, पहली चीज ये निकल के आती है। दूसरी चीज क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसी गुणन गति के समानुपाती होती है। उसके अलावा इसमें तीसरी चीज जो निकल आती है, जो गुणन गति है, वो क्या होती है, पोलों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि जैसे जैसे आप पोलों की संख्या बढ़ाते जाओगे गुणन गति कम होती जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती, और जैसे जैसे पोलों की संख्या कम करते जाओगे गति बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। वोल्टेज नियमन क्या होता है, अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन। वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, या इसको बोल दो वोल्टेज नियमन, वोल्टेज नियमन, नियमन। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो देखो सबसे पहले जो इसका जो तरीका होता है ये होता है, जो आपकी नो लोड पे वोल्टेज है, ठीक है, माइनस फुल लोड जो वोल्टेज है, एफ एल फुल लोड को बोल दिया, अपॉन वी एफ एल
इंटू 100 करेंगे तो ये आपका वोल्टेज नियमन आएगा। ये VNL क्या है? VNL क्या है? नो लोड पे वोल्टेज, नो लोड वोल्टेज है ये। और VFL क्या है? फुल लोड वोल्टेज, फुल लोड वोल्टेज है ये। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम में कोई भी जो अल्टरनेटर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसमें या तो फॉर्मूला पूछ लेगा डायरेक्ट, वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और ये आपका 10 से 15% होता है, ये 10 से 15% होता है ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना है। तो देखो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, कोई जो अल्टरनेटर है वो नो लोड पे जो चल रहा है तो वो 440 वोल्टेज जनरेट कर रहा है, जब वो फुल लोड पे चल रहा है तो 400 वोल्टेज मिल रही है। तो आप उसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालो, तो क्या हो जाएगा इसमें वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि ये क्या हो जाएगा 440 माइनस 400 अपॉन 400 बटा मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 400 बटा 100 गुणा 100 400। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 4 से 10 बार, तो 10% इसका क्या आ जाएगा वोल्टेज नियमन आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं अल्टरनेटर की दक्षता। अल्टरनेटर की दक्षता। ठीक है, किसी भी चीज की दक्षता निकालो तो दक्षता का क्या तरीका होता है, आपके आउटपुट के रूप में क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है बटा इनपुट। ठीक है, इनपुट मल्टीप्लाई 100, ये परसेंटेज में दक्षता आ जाएगी, परसेंटेज दक्षता। तो आउटपुट में अपने को क्या मिलता है, इसमें kVA मिलता है मल्टीप्लाई cos थीटा और फैक्टर से, और आपने इसको यांत्रिक ऊर्जा क्या दी है इनपुट के रूप में, तो वो क्या दिया आपने bhp इंटू ब्रेक हॉर्स पावर इंटू 735.5। ये क्यों करा है, वाट में बदलना, क्योंकि ये आपकी वाट में है, दोनों को एक में बदलोगे तो ये क्या मिलेगा आपकी इसकी दक्षता, और इसकी जो दक्षता मिलती है वो 80 से 85% दक्षता मिलती है। ठीक, अब देखो आपका इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला टॉपिक है इसमें इनका पैरेलल ऑपरेशन, अल्टरनेटर का समांतर क्रम में संचालन। इससे पहले एक टॉपिक है फेज क्रम। इनमें फेज क्रम क्या होता है, अल्टरनेटर का फेज क्रम। अल्टरनेटर का फेज क्रम। ठीक है, इसमें देखो दो प्रकार के फेज क्रम होता है, एक होता है RYB। ठीक है, ये भारत में प्रचलित है, इसको धनात्मक फेज क्रम बोलते हैं, ये धनात्मक फेज क्रम है और ये भारत में प्रचलित है, ये भारत में प्रचलित। ठीक है, एक होता है RBY। ठीक है, इसको ऋणात्मक फेज क्रम बोलते हैं, ऋणात्मक फेज क्रम। ठीक है, ये भारत में प्रचलित नहीं है, ये अपने स्टैंडर्ड है। ये फेज क्रम अपने देखो ट्रांसफार्मर का भी ये फेज क्रम रहेगा, जब आप क्योंकि आगे एक लाइन से एक लाइन आगे से आगे जुड़ती है, जहाँ जनरेटिंग स्टेशन से लेके ट्रांसमिशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह आपकी एक ही फेज क्रम होता है, यानी जहां जनरेट हो रहा है और लोड तक एक ही फेज क्रम होता है। यानी ये कहाँ होता है, एक तो अल्टरनेटर में होता है सेम फेज क्रम। फेज क्रम का मतलब है ये जो वायर आ रहे हैं तीनों फेजों का, इनका फिक्स क्रम होगा, ये RYB फेज क्रम होगा। ये सिंक्रोस्कोप से पता करते हैं। अल्टरनेटर आ गया। अल्टरनेटर के बाद में आपकी जो ट्रांसमिशन जो लाइन आएगी, ट्रांसमिशन लाइन, ये आएगी बस बार। इसके अलावा जो आपके लोड एंड पे आ जाएंगे, लोड पे सब जगह एक ही फेज क्रम होगा। ठीक है, अब देखो इनका समांतर क्रम में प्रचलन। अल्टरनेटर का समानांतर क्रम में प्रचालन। समानांतर क्रम का प्रचालन का मतलब होता है आप एक से अधिक अल्टरनेटर को अगर समांतर क्रम में जोड़ोगे तो वो समांतर क्रम प्रचलन होगा। इसका उपयोग क्यों करते हैं, मान लो एक अल्टरनेटर कोई खराब हो गया, एक तो होता है इनमें लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और सभी में इक्वल लोड बढ़ जाए। एक होता है एक अल्टरनेटर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है
तो पूरी सप्लाई ब्रेक डाउन नहीं हो, उसके लिए अल्टरनेटर अपना उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उसके अलावा इसका एक और फायदा ये है, अपने अगर अपन सिस्टम में मेंटेनेंस करते हैं तभी अपन बारी बारी से इनको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके अलग अलग जनरेट करने वाले अल्टरनेटर है, ठीक है, ये एक अल्टरनेटर हो गया, ये 3 फेज का अल्टरनेटर हो गया, 3 फेज हो गया इसका RYB। ऐसे ये दूसरे प्रकार का 3 फेज का अल्टरनेटर हो गया दूसरा वाला, ठीक है, RYB। ऐसे ये तीसरा हो गया, ठीक है, तीसरा अल्टरनेटर हो गया। इनको क्या करते हैं, एक कॉमन बस में जोड़ेंगे और आपकी ये लाइन बनेगी ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें क्या क्या शर्तें रहती है, उसकी जो पहली जो शर्त है इनको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए, वो इनका फेज क्रम समान होना चाहिए। फेज क्रम समान होने से मतलब है, देखो इसके लिए शर्तें क्या होती है समांतर क्रम में प्रचालन की। पहली जो शर्त है वो क्या है, फेज क्रम समान रहना चाहिए। पहली शर्त क्या है, फेज क्रम समान रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने ये वाला R से लगाया तो ये वाला R पे लगेगा, ये भी R पे लगेगा, ये RYB, और ये आपका R बनेगा। ऐसे नहीं इसका R लगा तो इसका Y लगा दो, ऐसे नहीं लगाना है ये, ठीक है। ऐसे करोगे तो ये पूरा सारे जल जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। ऐसे इसका Y लगाया हो तो आप इसमें भी Y पे लगाओगे, ये भी Y वाले पे लगाओगे। ऐसे ये B वाला लगा रहे हो तो ये B वाला लगाओगे, ऐसे इसमें ये B वाला लगाए तो ये B वाला लगाओगे। ये इस प्रकार से पहली शर्त तो है आपका फेज क्रम समान होना चाहिए। दूसरा क्या है, इनकी जो अल्टरनेटर का फेज क्रम समान होना चाहिए। उसके अलावा इनमें जो शिखर जो मान है, वोल्टेज का शिखर मान है, शिखर मान किसका, वोल्टेज का, जो हर जो फेज है उसमें समान रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इसके अलावा इनमें क्या होता है, जो वोल्टेज का जो फेज क्रम है, फेज क्रम तो हो गया, उसके अलावा जो वोल्टेज का जो मान है, विभव मान है, वो समान रहना चाहिए। ये तो आएगा वोल्टेज वाला मान, ठीक। उसके अलावा इनकी जो केवीए जो रेटिंग है, केवीए रेटिंग समान रहनी चाहिए, ठीक। इसके अलावा इनमें क्या होता है, जो प्रचालन के लिए जो अगर इनमें क्या सिंक्रोनस स्पीड पे चलनी चाहिए, सारे जो अल्टरनेटर वो किस पे चलनी चाहिए, सिंक्रोनस गति पे ही चलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इनका जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो बराबर रहना चाहिए, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस।